हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव पैसिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन इसके कम से कम पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में एक फोबिया होता है कि हमें टेंस नहीं आते, हम एक्टिव पैसिव कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद में आपकी ये सोच है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव करने के लिए टेंस जानना जरूरी नहीं है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। जो स्टूडेंट्स होता है उसमें धैर्य होना चाहिए। अगर इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के या फिर स्किप करके देखते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम खराब होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो देखें, कंप्लीट देखें, ध्यान से देखें, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाएं। अगर आपको टेंस से रिलेटेड, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ आपको वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। और राइटिंग स्किल से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे लेटर, फॉर्मल लेटर में रिज्यूम राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू हाई अथॉरिटी और कंप्लेंट लेटर, किसी भी प्रकार के लेटर अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको आपकी राइटिंग स्किल सुधारने के लिए कई प्रकार के लेटर्स मिल जाएंगे और इनविटेशन मिलेंगे, जिसमें रिप्लाई में एक्सेप्टिंग इनविटेशन और डिक्लाइन, सभी प्रकार की आपको इनविटेशन से रिलेटेड फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा विद एग्जाम्पल। इसी प्रकार आपको नोटिस राइटिंग मिल जाएगा और नोट राइटिंग भी आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके लिए भी आप अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आप शुरू करते हैं वीडियो। तो लेट स्टार्ट। एक्टिव एंड पैसिव पढ़ने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इंग्लिश में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है। तो जो साधारण जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम प्लेज क्रिकेट। राम यहाँ सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट। तो जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। क्रिकेट जो कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसे हम पैसिव में सबसे पहले रखते हैं, और वर्ब इज प्लेड, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किया गया है, और जो प्ले वर्ब आई थी एक्टिव में उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करके लिख दिया गया है। और प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं और उससे पहले बाई का यूज करते हैं, और उसके बाद में है राम अपना जो सब्जेक्ट था उसे लिख दिया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मदर इज कुकिंग फूड। मदर सब्जेक्ट है अपना, इज कुकिंग वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे फूड जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी इज, और कुक के साथ में आईएनजी जोड़ा हुआ था इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे बीइंग, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। तो ये इज बीइंग कुक्ड ये हमारी वर्ब हो गई, और बाई हमारा प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद में हमने लिखना है मदर। क्यों? क्योंकि एक्टिव में ये सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट को हम पैसिव बनाते समय पीछे रखते हैं। अब हम एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, ये सिंपल प्रेजेंट में, और जो सिंपल पास्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में नहीं होती और सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है मेन वर्ब और उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था उसे सबसे पहले रखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी
वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी जो हमने अभी पहले लिखा है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है हमेशा, और उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है, और बाई के बाद में हमने सब्जेक्ट लगाना है। कौन सा सब्जेक्ट? जो एक्टिव में सब्जेक्ट था उसी को लगाना है यहाँ बाई के जस्ट बाद में। अब जानते हैं हम मेन रूल्स जो जरूरी होते हैं पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले रूल, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, रवीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग। रवीना यहाँ सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग एक वर्ब है, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय ए सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे पैसिव में सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद में इज और आईएनजी आया था सेंटेंस में, इसलिए बीइंग लगाएंगे, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म संग लगाएंगे, और उसके बाद में बाई लगाते हुए जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई रवीना। आगे देखते हैं, पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे एक्टिव वॉइस में वर्ब की किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, चाहे वर्ब में कुछ भी जोड़ा गया हो, लेकिन पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, राम इज टीचिंग ए स्टूडेंट। राम यहाँ सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीच वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ा गया है, ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो हम लेंगे ए स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं। तो हमने लिखा ए स्टूडेंट, फिर इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगी, और फिर बीइंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टीच के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ था। इसके बाद में टीच की थर्ड फॉर्म जो होती है टॉट, वो लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद में एक्टिव के सब्जेक्ट को लिखेंगे जो था राम। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ए स्टूडेंट इज बीइंग टॉट बाई राम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। राधा यहाँ सब्जेक्ट है, सिंग के साथ एस जोड़ा गया है क्योंकि राधा सिंगुलर है, और ए सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा पैसिव बनाते समय ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग। फिर बाई लिखेंगे, बाई के बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या था, राधा, तो राधा लिख देंगे हम इसके बाद में। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ए सॉन्ग इज संग बाई राधा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम किल्ड रावण। राम सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया किल्ड का, और रावण हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस पैसिव में शुरू होगा रावण से, रावण। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी इसलिए हम वाज का यूज करेंगे। इसके नियम हम आगे देखेंगे, वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने राम लिखा, राम के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा, वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड लिखनी है, तो किल की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है। फिर बाई लगाया, बाई के बाद में हमने राम लिख दिया जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई विल राइट ए लेटर। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम पैसिव का ऑब्जेक्ट उठाएंगे, और जो क्या है, ए लेटर। ए लेटर लिखा, इसके बाद में हम विल लिखेंगे, विल के बाद में बी लगाना है, और इसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद बाई लगाते हुए हमें लिखना है मी। क्यों? क्योंकि एक्टिव के अंदर आई आया था, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है जो हम आगे देखेंगे। पैसिव बनाते समय एक्टिव के सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, रोहन रीड्स बुक्स। रोहन हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब रीड्स है, बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते हैं, इसका पैसिव बनेगा बुक से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो बुक्स है, तो बुक्स, बुक्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। फिर बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद में हमें रोहन लिखना है जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नताशा इज राइटिंग ए लेटर। नताशा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइट के साथ में आईएनजी जोड़ा गया है जो कि वर्ब है, और एस लेटर अपना ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाते समय ये शुरू किससे होगा, ए लेटर से होगा। तो ए लेटर, ए लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न,
फिर हमें लगाना है बाई, और बाई के बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट देखना है क्या था। तो एक्टिव का सब्जेक्ट था नताशा, तो बाई के बाद हम लिखेंगे नताशा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ए लेटर इज रिटन बाई नताशा। एक और एग्जांपल देखते हैं, रोहित किल्ड ए स्नेक। यहाँ रोहित सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ए स्नेक। ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस शुरू कैसे होगा पैसिव में, ए स्नेक से होगा। ए स्नेक किल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगाना है। बाई के बाद में हमने लिखना है रोहित, क्यों, क्योंकि एक्टिव में रोहित सब्जेक्ट था, और हम बाई के बाद में रोहित लिख देंगे। तो पैसिव क्या बना, ए स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहित। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हरी विल ईट ए मैंगो। हरी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ईट एक वर्ब है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो से सेंटेंस शुरू होगा पैसिव बनाते समय, तो सेंटेंस होगा ए मैंगो, फिर विल के बाद में बी का यूज करेंगे, और इसके बाद में ईट की थर्ड फॉर्म ईटन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में बाई लगाना है, बाई के बाद में हमें लगाना है हरी, क्यों, क्योंकि एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो हरी था। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो उनको किस प्रकार से हम बदलते हैं, उसके लिए एक सारणी दी गई है, उसे देखते हैं। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। आई को हमने लिखा मी, इसी प्रकार से वी को हम लिखते हैं अस, यू को यू ही लिखते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ही को लिखते हैं हिम, सी को लिखते हैं हर, इट में कोई चेंज नहीं होता, इट को इट ही लिखते हैं, दे को लिखते हैं देम। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव इसमें एक सेंटेंस देखते हैं, सी इज राइटिंग ए नोवेल। जब इसे पेसिव बनाते हैं तो सी जो आया है ये एक प्रोनाउन है, इसको हम जब पेसिव में लिखेंगे तो ये सी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके लिखा जाएगा, तो इसका हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारी सारणी के अकॉर्डिंग सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हम इसे लिखेंगे हर। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हम ए नोवेल, क्योंकि ए नोवेल एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, तो ए नोवेल इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी इज, फिर राइटिंग आया था मतलब आईएनजी लगा हुआ था इसलिए बीइंग लगाएंगे, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखेंगे, फिर बाई लगाना है, और बाई के बाद में सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे जो होता है हर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल टीचर। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जगह पे ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट में आई का प्रयोग हुआ है और ऑब्जेक्ट में हर का प्रयोग हुआ है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पैसिव में लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो हम आई की जगह मी लिखेंगे। और हर, हर ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सी। तो पैसिव बनाते हैं चलो। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट था हर, इसका पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे सी। सी के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, इसके बाद में आना है बी, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म आएगी जो है टॉट, और उसके बाद हमने लगाना बाई, और बाई के बाद में फिर देखो एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, मी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या बना, सी विल बी टॉट बाई मी। पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उन्हीं का बनता है। वाक्य में अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। सबसे पहले इसको समझते हैं। एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, वह आम खाता है। वह सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, और खाता है वर्ब है। हम जब इसका इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनाएंगे उससे आप आराम से समझ जाओगे। हमने क्वेश्चन बनाया आम के बारे में हमें पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना आम, तो हम आम के बारे में पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, वह क्या खाता है, तो हमने वर्ब को साथ लेते हुए क्या से क्वेश्चन बनाया, उत्तर क्या आएगा, आम, क्योंकि वह आम खाता है। इसी प्रकार से वह पुस्तक पढ़ती है, तो वह इसमें सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ती है वर्ब हो गई। तो इसका हम कोई सेंटेंस बनाए, कोई क्वेश्चन बनाए जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए। क्वेश्चन क्या होगा, वह क्या पढ़ती है, मतलब क्या तो लगाना ही है, वर्ब को साथ में रखना है। जैसे हमने पूछा ना वह क्या पढ़ती है, आंसर आएगा किताब पढ़ती है। तो अब हम देखते हैं, अब चलते हैं हम
एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ देखते हैं हम कि इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनका पैसिव नहीं बनेगा, उनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल ऐसा ही देता हूँ मैं सबसे पहले। वह रोता है, इसके अंदर देखो वर्ब सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद में वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है? वह। वर्ब क्या है? वर्ब है रोना या रोता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। तो इसका पता कैसे चलेगा? तो क्वेश्चन करो, वर्ब को लेके क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन हम करते हैं वह क्या रोता है। तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है? वह क्या रोता है, आपसे कभी किसी ने पूछा वह क्या रोता है? हाँ, ये पूछ सकता है वह क्यों रो रहा है या वह क्यों रोता है, लेकिन वह क्या रोता है क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमें इसी चीज़ का पता रखना है कि वर्ब को लेके क्या से जो भी क्वेश्चन बने और उसका आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रखा जा सकता तो वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है ही वीव्स, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसी प्रकार से एक सेंटेंस सी वॉज लाफिंग, देखो यहाँ यहाँ सब्जेक्ट है सी, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और लाफ के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, मतलब वर्ब भी है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे तो कैसे करेगा? वह क्या हंसती है। तो क्या ये क्वेश्चन बना? सही क्वेश्चन है? नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लेते हैं। दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड। ऑन द बेड आपको लगे कि हो सकता है ये ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ भी सेम सिचुएशन आ रही है। वह क्या सो रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है क्या? नहीं बनता, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। हमें यही ध्यान रखना है मेन, कि जो वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता। अब हम देखेंगे कि एक्टिव से जब पैसिव में किसी सेंटेंस को बदलते हैं तो उसकी वर्ब में किस प्रकार से बदलाव आता है। तो सबसे पहला नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस जुड़ा हुआ हो या ई एस जुड़ा हुआ हो। ऐसी सिचुएशन में जब इसको पेसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होंगी? या तो होगा इज, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा। आई अगर सब्जेक्ट होता है तो एम आ जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल कोई भी होता है तो वर्ब आएगी आर, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। या आपका जो वर्ब है वो डू नॉट या डज नॉट आया हो, हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट या डज नॉट आया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, तो जब पेसिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, या एम आएगा, या आर आएगा, और उसके बाद में प्लस नोट आएगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। जब इसको पेसिव में बदलते हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी? ए लेटर से होगी, जो हम पहले से ही जानते हैं, ए लेटर। अब ए लेटर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। तो हमने लगाया इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म होगी राइट की रिटर्न, फिर बाई लगाया, बाई के बाद में एक्टिव में आई आया था, सब्जेक्ट की जगह उसे मी में चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ए लेटर इज रिटन बाई मी। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। ही सब्जेक्ट है, प्ले के साथ में एस जुड़ा हुआ है, मतलब वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, और इसके बाद में क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो शुरुआत होगी क्रिकेट से। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए वर्ब इज आएगी, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, और फिर बाई लगाना है, बाई के बाद में हमें हिम लगाना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी डू नॉट रीड बुक्स। वी सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, रीड वर्ब है, और बुक बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बुक्स से होगी जब पेसिव बनाएंगे। तो हमने लिखा बुक्स, उसके बाद में बुक्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी आर, आर लगाया, आर के जस्ट बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ जाएगा, नोट के बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीडी होती है, तो रीड लगाया हमने, इसके बाद में बाई लगाना है, बाई के बाद में वी को इसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है जो होता है अस, अभी हमने देखा था। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? बुक्स आर नॉट रीड बाई अस। एक और एग्जांपल देखते हैं। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सी सब्जेक्ट है, डज नॉट, डज हेल्पिंग वर्ब है,
नॉट नेगेटिव के लिए आया है, सिंग वर्ब है और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में शुरुआत कहाँ से होगी? ए सॉन्ग से होगी। तो हमने लिखा ए सॉन्ग, इसके बाद में ए सॉन्ग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस था तो क्या आएगा? नॉट। नॉट के बाद में क्या आना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या थी? सिंग। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। संग के बाद में हमने लगाना है बाई। बाई के बाद में हमने सी को इसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया जो होता है हर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस है उसको भी पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क में ही रखते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके शुरू में चला जाता है, उससे पहले चला जाता है, सबसे शुरुआत में, मतलब सेंटेंस के पहले। सेंटेंस देखते हैं इसके लिए, आसानी से समझ में आएगा। डू यू ईट मैंगो डेली क्वेश्चन मार्क। तो जब पैसिव बनाएंगे तो डू की जगह हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करने वाले हैं? देखो अपना जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो है मैंगो, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंगोज आया है, मैंगोज प्लूरल है तो आर लगाना, हमने आर लगाया। आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लगाई। ईटन के बाद में जो एडवर्ब आई है डेली ये लगा देनी है। इसके बाद में बाई लगाना है। बाई के बाद में हमने क्या करना है? यू को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना है। पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं सब्जेक्ट को, तो यू लगाया, उसके बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आर मैंगोज ईटन डेली बाई यू, फिर क्वेश्चन मार्क। जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज या एम या आर का प्रयोग किया गया हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया हो, तो जो पैसिव बनाते हैं तो हमारी वर्ब क्या होंगी? या तो इज होगा या एम होगा या आर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगी। प्लस हमें बीइंग लगाना है। इस चीज को याद रखना है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ा हुआ हो तो हमें बीइंग लगाना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और सारा नियम पहले जैसे ही रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हरी इज प्लेइंग गेम। हरी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले के साथ में आईएनजी जोड़ा गया है जो वर्ब है, और गेम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा पैसिव, हम लिखेंगे गेम। गेम सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, फिर बीइंग लगाना है नियम के अकॉर्डिंग। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी वर्ब थी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर लगाना बाई। बाई के बाद में हमने लगाना है हरी। क्यों? क्योंकि एक्टिव में ये सब्जेक्ट था, और बाई के बाद में पैसिव में सब्जेक्ट को लिख देते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? गेम इज बीइंग प्लेड बाई हरी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम राइडिंग ए साइकिल। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, राइड के अंदर आईएनजी जोड़ा गया है, और ए साइकिल ऑब्जेक्ट है। पैसिव कहाँ से शुरू होगा? ए साइकिल से होगा। तो ए साइकिल क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। तो हमने लिखा ए साइकिल इज, फिर लगाया बीइंग। बीइंग के बाद में राइड की थर्ड फॉर्म राइटन बाई। बाई के बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो वो होगा मी। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? ए साइकिल इज बीइंग रिडन बाई मी। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वी सब्जेक्ट है, आर वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, प्ले के साथ में आईएनजी जोड़ा गया है जो कि एक वर्ब है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत कहाँ से होगी सेंटेंस की? फुटबॉल से होगी। फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल है? फुटबॉल सिंगुलर है तो आएगा इज। इसके बाद में नेगेटिव के लिए नोट का यूज कर दिया। इसके बाद में बीइंग लगाना है, मतलब इज के बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में जैसे बीइंग लगा हुआ ना, तो ये दोनों लग रहे हैं, और इनके बीच में अगर नोट आना है, अगर सेंटेंस में नोट आया है तो इन दोनों के बीच में रखेंगे, नहीं कि नोट को बाद में रखें। तो हम इज के जस्ट बाद में नोट लगाएंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, और इसके बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, वो हमने लिख दी। इसके बाद में हमने लगाना है बाई, और बाई के बाद में हमने वी का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है जो है एस। नोट। सेंटेंस नकारात्मक होने पर नोट का जो यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में कर दिया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक अगर वर्ड होते हैं, जो हमने अभी देखा इज और बीइंग आया था, तो इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक वर्ड हो तो नोट को पहले वर्ड के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। आर यू राइटिंग ए नोवेल। आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, राइटिंग राइट में आईएनजी जोड़ दिया गया है जो वर्ब है, और ए नोवेल
ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव शुरू करेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से ही होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब नोवेल के अकॉर्डिंग होगी। तो नोवेल सिंगुलर है तो हमने लिखा इज, फिर लिखा हमने नोवेल, फिर बीइंग लगाना है, बीइंग के जस्ट बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद बाई लगाना है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे लिखना है, वो था यू। तो यू में कोई चेंज नहीं होता, डायरेक्ट हमने यू लिख दिया और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इज मोहन राइटिंग ए स्टोरी। इज हेल्पिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है, राइट के अंदर आईएनजी जोड़ दिया गया है, वर्ब का काम कर रही है ये, और ए स्टोरी यहाँ ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे इज से। इज के जस्ट बाद में आएगा ए स्टोरी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यही तो था, तो ए स्टोरी। बीइंग लगाना है उसके बाद हमने लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो हमने लिखा रिटर्न, इसके बाद में लिखा बाई, और बाई के बाद में हमारा जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे लिखना है, जो था मोहन। सेंटेंस क्या बन गया, इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाई मोहन, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जब एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो, तो जब उसे पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो नियम है वो सेम ही होंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तनु रोट ए पोएम। तनु सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जो कि राइट की सेकंड फॉर्म है, और ए पोएम ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव शुरू कहाँ से होगा, पैसिव शुरू होगा ऑब्जेक्ट से। तो अपना ऑब्जेक्ट है ए पोएम, तो हमने लिखा ए पोएम। ए पोएम सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और राइट की सेकंड फॉर्म थी रोट, और इसके बाद हमें लगाना है बाई। बाई के बाद में हमें एक्टिव का सब्जेक्ट लगाना है, जो क्या था, तनु। तो अब सेंटेंस क्या बना पैसिव में, ए पोएम वॉज रिटन बाय तनु। एक और एग्जांपल देखते हैं। रामा टोट देम। रामा सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है टीच की, और देम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको जब पैसिव में बदलेंगे देम चेंज हो जाएगा दे में, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी वर। तो हम टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, और इसके बाद बाई लगाना है, बाई के बाद एक्टिव का सब्जेक्ट था वो था रामा, तो वो लगा देना है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या बना, दे वर टॉट बाई रामा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही रोट ए लेटर। ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बना रहे होते हैं तो पैसिव किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो हमने लगाया ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग कर दिया हेल्पिंग वर्ब के लिए, और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है रिटन, और इसके बाद बाई लगाया है, बाई के बाद में ही को चेंज कर दिया उसके ऑब्जेक्टिव केस में, जो है हिम। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या बना, ए लेटर इज टॉट बाई हिम। अब दूसरा रूल देखते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में किया गया है, तो जब पैसिव में बदलते हैं इसे, यहाँ वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद में जो और जो नियम है वो पहले वाले ही रहने वाले हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव इसका स्टार्ट होगा क्रिकेट से, तो क्रिकेट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। इसके बाद बाई का यूज किया, बाई के बाद में हमने दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि दे सब्जेक्ट था एक्टिव का। जो पैसिव में इसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। सेंटेंस क्या बना, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाई देम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिड सी वॉच मूवीज। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही हमारा सब्जेक्ट है, और वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मूवीज अपना ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव इसका शुरू कहाँ से होगा, मूवीज से होगा। मूवीज से पहले इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मूवीज प्लूरल है, तो इससे पहले हम रखेंगे वर। वर क्यों रखा, क्योंकि जो मूवीज है वो प्लूरल है। इसके बाद में वर के बाद में हमने लिखना है मूवीज, मूवीज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है जो है वॉच्ड। इसके बाद में लिखना है बाई, और बाई के बाद में ही का
ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, वो लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, वर मूवीज वॉच्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग किया गया हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ा गया हो, तो जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब तो वाज और वर ही रखेंगे, प्लस बीइंग लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें हमने बीइंग क्यों जोड़ा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ा गया था एक्टिव वॉइस में। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मदर वाज कुकिंग फूड। मदर हमारा सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कुक एक वर्ब है और आईएनजी इसके अंदर जोड़ा गया है, प्लस फूड, जो फूड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत होगी फूड से, तो फूड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। तो फूड वाज, वाज के बाद बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। बाई, बाई के बाद में हमें एक्टिव का सब्जेक्ट उठाना है, क्या था, मदर, तो हमने लिखा मदर। पैसिव क्या बना इसका, इसका पैसिव बनता है फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाई मदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। हर ब्रदर्स वर प्लेइंग लूडो। वर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर आईएनजी जोड़ा गया है, लूडो हमारा ऑब्जेक्ट है। लूडो से पैसिव स्टार्ट हो जाएगा, तो पैसिव के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लूडो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, इसके बाद लिखना है हमें बीइंग। बीइंग के बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, इसके बाद हमने लगाना है बाई और फिर एक्टिव का सब्जेक्ट लिखना है जो था हर ब्रदर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हमारा सेंटेंस हो गया लूडो वाज बीइंग प्लेड बाई हर ब्रदर्स। एक एग्जांपल देखते हैं और, वी वर नॉट टेकिंग टी। वी सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, टेक वर्ब है, इसके अंदर आईएनजी जोड़ दिया गया है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव की शुरुआत कहाँ से होगी, टी से होगी। तो टी, टी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज। क्यों, क्योंकि टी सिंगुलर है। इसके बाद में नेगेटिव के लिए नॉट लगा देना है और उसके बाद में बीइंग लगाना है। अगर बीइंग या बीन ऐसा कुछ भी आए हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक वर्ड और आ रहा होता है, तो नॉट को हम पहली जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं उसके जस्ट बाद में लगा देंगे। तो वाज के जस्ट बाद में हमने लगा दिया नॉट बीइंग, और इसके बाद में टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाई, और बाई के बाद में वी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे जो होता है अस। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा, टी वॉज नॉट बीइंग टेकन बाई अस। एक और सेंटेंस देखते हैं। वर यू टेकिंग टी। वर हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है, मेक, मेक हमारी वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ा गया है, प्लस टी अपना ऑब्जेक्ट है। जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो शुरुआत ये हेल्पिंग वर्ब से ही होगा और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टी। तो टी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, वाज के बाद हमने लिखा टी, टी के बाद में हमने लिखना है बीइंग, बीइंग के बाद में हमने लिखना है मेक की थर्ड फॉर्म, तो ये होती है मेड। बाई लगाना है, बाई के बाद में हमने सब्जेक्ट लगाना है एक्टिव का जो था यू, तो हमने लगा दिया यू। इस प्रकार से हमारा पैसिव बना वॉज टी बीइंग मेड बाई यू। दूसरा नियम देखते हैं। हैज और हैव अगर एक्टिव वॉइस में हो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए, पैसिव बनाते समय हैज या हैव के बाद में बीन, बी डबल ई एन जोड़ दिया जाता है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। सी हैज टेकन मिल्क। सी हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, टेकन वर्ब है और मिल्क ऑब्जेक्ट है। पैसिव शुरू होगा मिल्क से, मिल्क के बाद में हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल है, और इसके बाद लगाना है बीन, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन की थर्ड फॉर्म टेकन ही होती है क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक होती है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई हर, हर सी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो पैसिव क्या बना हमारा, मिल्क हैज बीन टेकन बाई हर। एक और एग्जांपल देखते हैं। माय फादर हैज नॉट सीन न्यूज़पेपर्स। इसमें माय फादर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। न्यूज़पेपर्स जो है ये प्लूरल नाउन है,
तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहीं से शुरू होगा न्यूज़पेपर्स, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगी। हैव के बाद में नेगेटिव के लिए नोट लगा देना है, इसके जस्ट बाद में बीन लगा देना है। बीन के जस्ट बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो ये सी की थर्ड फॉर्म सीन ही होती है, सीन लगा दिया। इसके बाद बाई लगाना है, बाई के बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट लिखना है जो था माई फादर, तो इसका पैसिव क्या बना, न्यूज पेपर्स हैव नॉट बीन सीन बाई माई फादर। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू लर्नड दिस लेसन। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो दिस लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा। लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में था, तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हैज से। हैज के बाद में हमने लगाना है दिस लेसन, दिस लेसन के बाद में हमें लगाना है बीन, बीन के जस्ट बाद में हमने लगा देना है लर्न की थर्ड फॉर्म जो होती है लर्नड, और बाई यू लगा देना है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हैज दिस लेसन बीन लर्नड बाई यू। एक्टिव वॉइस में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो जब पैसिव बनाएंगे तो हैड के साथ में हमें बीन लगा देना है, और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बकाया जो भी रूल है वो सेम रहेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, सी हैड रिटन ए लेटर। सी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव की शुरुआत किससे होगी, ए लेटर से, तो हमने लिखा ए लेटर, ए लेटर के बाद में हेल्पिंग वर्ब के लिए लगाया हमने हैड, हैड के बाद में लगाना है हमने बीन, और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से ही हमें मिली हुई है हमने लिख दिया रिटन, रिटन के बाद में बाई लगाना है, बाई के बाद में सी की ऑब्जेक्टिव केस लगानी है जो है हर। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर टास्क। यू सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, कंप्लीटेड कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है, और योर टास्क ऑब्जेक्ट है। पैसिव की शुरुआत योर टास्क से होगी, तो हमने लिखा योर टास्क, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब के लिए हैड, हैड के बाद में हमें नेगेटिव के लिए नोट लगाना है, उसके बाद में हमें बीन लगाना है, इसके बाद में हमने कंप्लीटेड लिखना है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद बाई लगाना है, और बाई के बाद में हमने लिखना है यू। अब हमारा सेंटेंस क्या बना, योर टास्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाई यू। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल है वो इंट्रोगेटिव का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। पैसिव में भी इसे इंट्रोगेटिव ही तरीके से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी शुरुआत में आ जाती है। तो चलो देखते हैं सेंटेंस, हैड सी डन हर होमवर्क। इसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा हैड, हैड के बाद में एक्टिव का ऑब्जेक्ट था हर होमवर्क, तो हमने लिखा हर होमवर्क, इसके बाद बीन लगाया, बीन के बाद में डू की थर्ड फॉर्म जो डन पहले से मिली हुई है डन लगाया, डन के बाद में बाई लगाया, बाई के बाद में सी का ऑब्जेक्टिव केस लगाया जो है हर, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी प्रकार से अगर एक्टिव वॉइस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव बनाते समय विल हैव या शैल हैव के बाद में बीन लगा देते हैं, और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बकाया पूरा नियम पहले वाला ही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सी विल हैव क्लीन्ड दिस रूम बाय टुमारो 6 o'clock। सी सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस रूम ऑब्जेक्ट है, बाय टुमारो 6 o'clock ये टाइम के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस रूम, तो सेंटेंस शुरू होगा दिस रूम से, हमने लिखा दिस रूम, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल के बाद में हैव आया था साथ में, उसके बाद में हमें बीन लगा देना है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है क्लीन्ड, क्लीन्ड के बाद में बाई, बाई के बाद में हमने लगाना है एक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस, वो था सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, उसके बाद में फिर बाई लगाना है क्योंकि सेंटेंस में आगे जो आया था वो एडवर्ब ऐसे कैसे लिख देनी है, बाई टुमारो 6 o'clock। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना, दिस रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर बाय टुमारो 6 o'clock। जब एक्टिव हो इसमें विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to,
हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद में मेन वर्ब हो, तो पैसिव बनाते समय ये जो वर्ब है इनके बाद में बी लगा देना है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये जो सभी चीज़ें हैं विल, वुड, कैन, कुड, ये सभी मॉडल वर्ब हैं। तो जब भी मॉडल वर्ब का यूज सेंटेंस में किया गया हो एक्टिव में, तो हम इसके साथ में बी जोड़ देते हैं और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नॉट, जब एक्टिव वॉइस में मॉडल का यूज किया जाए तो पैसिव में चेंज करते समय मॉडल के बाद बी जोड़ देते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और किसी नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तानिया विल राइट ए बुक, तानिया सब्जेक्ट है, विल मॉडल वर्ब है, राइट मेन वर्ब है और ए बुक अपना ऑब्जेक्ट है। पैसिव में चेंज करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे ए बुक से। ए बुक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होगी विल, इसके बाद लगाना है बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई लगाना है। बाई के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव इसमें उसे लिखना है, वो था तानिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ए बुक विल बी रिटन बाई तानिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई कैन ड्राइव कार, आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, ड्राइव मेन वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। पैसिव की शुरुआत होगी कार से, कार, कार के बाद लगाना है कैन, कैन के बाद में लगाना है बी, बी के बाद में लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, इसके बाद लगाना है बाई, बाई के बाद में लगाना है मी। क्यों? क्योंकि यह है आई का ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए है, वेस्ट वर्ब के लिए है और योर टाइम ऑब्जेक्ट है। पैसिव की शुरुआत होगी योर टाइम से, तो हम लिखेंगे योर टाइम, इसके बाद लिखना है शुड, शुड के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बी लगाना है, बी के बाद में वेस्टेड, वेस्ट की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके बाद बाई लगाना है, बाई के बाद में यू लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाई यू। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेल वी प्ले क्रिकेट टुमारो, ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें वी सब्जेक्ट है, सेल हेल्पिंग वर्ब है और प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और टाइम वाला एडवर्ब आया है जो है टुमारो, टाइम के लिए। तो हम इसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, विल के बाद में विल के बाद हमने लिखा क्रिकेट, क्रिकेट के बाद में हमने लिखा बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, उसके बाद बाई, बाई के बाद में हमने लगाया अस। क्यों? क्योंकि यह वी का ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद में हमने टाइम के लिए जो एडवर्ब आया था टुमारो वह लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल क्रिकेट बी प्लेड बाई अस टुमारो और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव टू लर्न दिस लेसन, आई सब्जेक्ट है, हैव टू या मॉडल की तरह यूज किया गया और मेन वर्ब जो है वो है लर्न, लर्न के बाद में दिस लेसन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव की शुरुआत किससे होगी, ऑब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट है दिस लेसन, दिस लेसन के बाद में हमने लगाना है हैव टू, हैव टू के बाद में हमने लगाना है बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, तो लर्न लगाया, उसके बाद में हमने लिखा बाई, बाई के बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखा मी और हमारा सेंटेंस बन गया दिस लेसन हैव टू बी लर्नड बाई मी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मे आई वॉच दिस मूवी, मे मॉडल वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस मूवी ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत तो होगी मॉडल वर्ब से, वो लगा दिया हमने मे के बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जो था दिस मूवी, उसके बाद में बी लगाना है, बी के बाद में वॉच की थर्ड फॉर्म लगानी है वॉच्ड और उसके बाद में बाई, बाई के बाद में मी और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, मे दिस मूवी बी वॉच्ड बाई मी। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब में जो चेंज होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं उन सबको एक सारणी में एक साथ दिया गया है। हम इसको एक बार रिपीट करेंगे। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या इस लगाया गया हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कुछ होगी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नंबर 2, डू नॉट या डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है
तो पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नंबर 4, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अगर किया जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय वॉज या वर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, एक्टिव वॉइस में अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव बनाते समय वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 6, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में किया गया हो तो पैसिव बनाते समय वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्लस बीइंग का प्रयोग होगा। इस बात को आपने याद रखना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नंबर 7, अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो पैसिव बनाते समय हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, साथ में बीन लगाना है, BEEN बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नंबर 8, अगर एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव बनाते समय हैड प्लस बीन लगाया जाता है, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, अगर एक्टिव वॉइस में विल हैव या सेल हैव का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव में विल हैव या सेल हैव इनके साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और नंबर 10, किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो पैसिव बनाते समय उस मॉडल वर्ब के बाद में बी का यूज कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू और डियर नॉट और नीड नॉट। जब इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो इनको वैसे की वैसे लिख देते हैं विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इसके साथ में प्लस बी कर दिया जाता है, BEB, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। ये शॉर्ट में नियम थे जो कि वर्ब में चेंजेस आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में और जो मेन वर्ब में चेंज आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय, उनकी एक लिस्ट थी। अब चलते हैं आगे। WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव। जब एक्टिव वॉइस में किसी सेंटेंस में WH वर्ड जिनसे क्वेश्चन किया जाता है जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट आदि से शुरू होते हैं तो उनका पैसिव बनाते समय उन वर्ड्स को वाक्य के शुरू में ही रख देते हैं और कोई बदलाव नहीं करते और जो अन्य नियम हैं वो यथावत रहते हैं। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। WH वर्ड एक्टिव में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का अगर प्रयोग किया जाता है तो पैसिव बनाते समय WH वर्ड प्लस उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और नियम यथावत रहेंगे। अब इसका देखते हैं एक एग्जाम्पल। वाई आर यू रीडिंग दिस बुक। वाई WH वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में बदलेंगे तो WH वर्ड को वहीं रखना है, मतलब y को हम वहीं की वहीं रखेंगे। तो सबसे शुरू में लिख दिया हमने y के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है और अब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे जो हम पहले भी यही करते थे। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था दिस बुक, तो हमने लगाया दिस बुक। इसके बाद में हमने लगाना है बीइंग, क्यों? क्योंकि रीड के अंदर ING जुड़ा हुआ था। उसके बाद में रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होगी तो वो लिख दी। उसके बाद में बाई लगाया, बाई के बाद में एक्टिव के सब्जेक्ट को लिखा जो था यू और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? व्हाई इज दिस बुक बीइंग रीड बाय यू। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाउ डिड रिया प्रिपेयरिंग कॉफी। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हाउ को हमने सबसे पहले रखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर एक्टिव के ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे जो था कॉफी। लिखा हमने कॉफी, उसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। इसके बाद बाई लगाना है, बाई के बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट लगाना है जो है रिया, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? हाउ वाज कॉफी प्रिपेयर्ड बाई रिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन हैव यू
bought न्यू कार। पैसिव बनाते समय when को हम शुरू में रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कार हमारा ऑब्जेक्ट था, न्यू कार उसे रखना है न्यू कार। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। लगाया हमने बॉट, बॉट के बाद हमने लगाया बाई, बाई के बाद में हमने लगा दिए यू और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन हैज न्यू कार बॉट बाई यू। यदि वाक्य की शुरुआत हु से हो रही हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय हु के स्थान पर बाई होम लिखा जाता है, या शुरुआत में हु लगा दिया जाता है और वाक्य के अंत में बाई लगा दिया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब को हु और ऑब्जेक्ट के मध्य रख दिया जाता है। तो चलो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में हु प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यह स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। जब पैसिव में बदलते हैं तो इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसमें लिखेंगे हम बाई हुम, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बकाया नियम सेम होंगे। और जो दूसरा तरीका है उसमें सबसे पहले लगाएंगे हम हु, हु के बाद में हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में लास्ट में जाके सेंटेंस के लास्ट में जाके हमने लगाना है प्लस बाई, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। हु विल राइट लेटर, लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता। पहले नियम के अकॉर्डिंग इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब थी विल तो हमने लगाया विल, विल के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था इसमें लेटर तो हमने लगाया लेटर, लेटर के बाद में हमने लगाना है बी, बी के बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जो थी राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हु, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो विल है, विल के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए लिख दिया हमने लेटर, लेटर के बाद में हमने लगाना है बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, रिटर्न के बाद में हमने लगाना है बाई, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे हम बाई लगा रहे थे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हु विल लेटर बी रिटर्न बाई। कभी कभी एक्टिव वॉइस में वाक्य की शुरुआत हुम से होती है। ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो वाक्य के शुरू में हु लिखते हैं और बाई का यूज वाक्य के अंत में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है हुम प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब पैसिव बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हुम डिड सी टीच, हुम आया है, हुम के बाद में डिड आया है जो हेल्पिंग वर्ब है, सी आया है जो कि सब्जेक्ट है, और इसके बाद में टीच जो वर्ब है। सबसे पहले पैसिव बनाते समय हम लिखेंगे हु, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, डिड के साथ वाज का यूज किया जाता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जो है डॉट, और उसके बाद बाई लगाना है, और फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है जो है हर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा पैसिव क्या बना, हु वाज टॉट बाई हर। हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जिन वाक्यों में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का भाव आता हो उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप क्या पहचानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, तो चलो देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान। ऐसे सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और उससे पहले सब्जेक्ट नहीं होता, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और न ही इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ओपन द विंडो, ओपन द गेट, स्विच ऑन द लाइट। इस प्रकार के कई सेंटेंस हो सकते हैं। या डू नॉट से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है और ऐसे वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तो हम जान जाएंगे कि ये सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मी, यहाँ डू से शुरू हो रहा है सेंटेंस लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क पीछे नहीं है, इससे अंदाजा लग जाएगा आपको देखते हैं कि ये
इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नॉट, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो पैसिव बनाते समय सेंटेंस के शुरू में लेट लगा देते हैं और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में बी का यूज करते हैं और अंत में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है लेट से शुरू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, LET, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो इसका देखते हैं एक एग्जांपल। ओपन द गेट, ये सेंटेंस लेट से शुरू होता है इसलिए हम सबसे पहले लगाएंगे लेट। लेट के बाद में हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था अपना? ऑब्जेक्ट था द गेट, तो हमने लगाया द गेट। इसके बाद में बी लगाना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन्ड। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट यहाँ वर्ब है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस शुरू किससे होगा? लेट से। तो हमने लगाया लेट, लेट के बाद हमने लगाया दिस लेटर। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। अब इसके बाद लगाएंगे हम बी और बी के बाद में हमने लगाना है, बी के बाद में हमने लगाना है पोस्टेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? लेट दिस लेटर बी पोस्ट। व्हेन इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ डू नॉट, तो डू नॉट की जगह पे हम लेट नॉट का यूज करते हैं और इसका पैसिव बना देते हैं। चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव में इसको चेंज करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं बनाने के, ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। नोट को हम एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे होते हैं। चलो देखते हैं। लेट, लेट के बाद में आपने लगाना है नॉट, नोट के बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है बी और बी के बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। एक स्ट्रक्चर तो हो गया ये वाला। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? लेट, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है और नोट के बाद में हमें बी लगा देना है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इनमें बदलाव कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नोट पहले लगाएं बाद में लगाएं, लेकिन ये स्ट्रक्चर दो हैं। तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल। डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट आया है, किल वर्ब की का यूज किया गया है और द बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बनाते हैं पहले रूल्स के अकॉर्डिंग, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लेट के बाद में हमने लिखा नॉट, नॉट के बाद में हमने लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? द बर्ड, तो बर्ड लिखा। इसके बाद में हमने लगाया बी और बी के बाद में किल की थर्ड फॉर्म लगा दी किल्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव बनाते हैं तो शुरुआत करेंगे लेट से। लेट, इसके बाद में डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट लगाना है अपना द बर्ड। इसके बाद में हमने नोट लगाना है और नोट के बाद में बी लगा दिया, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। तो सेंटेंस क्या बना? लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। प्लीज और रिक्वेस्ट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय प्लीज और रिक्वेस्ट को हटाकर वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर शेष वाक्य को बिना किसी बदलाव के रख देते हैं। इसमें जो आगे सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है उसमें कोई बदलाव नहीं करते। ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि हमने जब भी पैसिव बनाया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे हम जो वर्ब होगी, सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड जो हमने लिखा ना रिक्वेस्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई है, तो हम दो बार वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलो इसके लिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक्टिव में स्ट्रक्चर है प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव जब बनाते हैं प्लीज और काइंडली को हमने हटा दिया है और उसकी जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। मतलब ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो बचा हुआ वो जो सेंटेंस है ना एक्टिव वाला, वही सेंटेंस है। इसमें हमने प्लीज और काइंडली को छोड़ दिया था, इसके बाद में जो भी बचा उस सेंटेंस को हम जैसे था वैसे की वैसे ही लिख देना है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन,
प्लीज हटा दिया हमने पैसिव बनाते समय, और प्लीज की जगह हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद में देखो गिव मी योर पेन, इस वाक्य को हम सेम टू सेम रख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे और हमारा पैसिव बन गया। था ना कितना आसान। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। काइंडली हेल्प मी, काइंडली एक्टिव में आया है, इसको हम हटा देंगे पैसिव बनाते समय और इसकी जगह हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखो काइंडली के बाद में एक्टिव वॉइस में हेल्प मी लिखा हुआ था, तो हमने टू के जस्ट बाद में केवल हेल्प मी ही लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना और हमारा पैसिव बन गया। तो सेंटेंस क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चलो देखते हैं एक नोट। इस प्रकार के सेंटेंस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता, केवल प्लीज और काइंडली की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू को सेंटेंस के शुरू में रखकर संपूर्ण वाक्य को बिना किसी बदलाव के रख दिया जाता। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका पैसिव बनाते समय उनके पश्चात बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। देखो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, जब पैसिव बनाते हैं तो उसे सेंटेंस के पीछे लेके जाते हैं ना, और उससे पहले बाई लगाते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें बाई नहीं लगता, मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको पैसिव बनाते हैं तो उनमें बाई नहीं लगता, कोई और प्रीपोजिशन लगता है। तो वो कौन सा लगता है, चलो देखते हैं नियम के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड आदि वर्ब हो, पैसिव बनाते समय इनके साथ में विथ का यूज किया जाता है, बाय का यूज नहीं किया जाता। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, योर कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। देखो यहाँ डिसअपॉइंटेड आया है ना, हमने अभी नियम में क्या पढ़ा था, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड आया है तो इसके साथ में हम बाय का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे विद का। तो पैसिव बनाते हैं इसका। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं तो बनेगा आई, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वाज बन जाएगी, वाज, फिर डिसअपॉइंटेड। अब हमें बाय नहीं लगाना, हमें लगाना विथ, और उसके बाद में एक्टिव के सब्जेक्ट को लिख देंगे जो है योर कंडीशन। तो सेंटेंस क्या बना अपना, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विथ योर कंडीशन। दूसरा नियम देखते हैं। नॉन और ऑब्लिगेट के बाद में पैसिव में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब वर्ब नॉन या ऑब्लिगेट आए तो हमें पैसिव बनाते समय उसमें बाय का प्रयोग नहीं करना, हमें टू का प्रयोग करना है। एग्जांपल देखते हैं इसका। एवरीवन नोज वॉरेन बफेट। अब इसमें देखो आप नोज लिखा हुआ है तो इसके साथ में हम लगाने वाले हैं टू, तो पैसिव बनाएं इसका। वॉरेन बफेट इज नॉन टू एवरीवन। अब दूसरा नियम देखते हैं। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड या डिस्प्लीज्ड और अलार्म के बाद में पैसिव बनाते समय एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हर इंटेलिजेंस सरप्राइज अस। हर इंटेलिजेंस सब्जेक्ट हो गया, सरप्राइज वर्ब हो गई और अस ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव बनेगा वी आर सरप्राइज्ड। इसके बाद में हमें एट लगाना है, बाय नहीं लगाना है, एट लगाना है, एट हर इंटेलिजेंस। एक और नियम देखते हैं। इंटरेस्टेड के बाद पैसिव बनाते समय इन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। हॉरर मूवीज इंटरेस्ट हर। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वो बनेगा शी इज इंटरेस्टेड इन हॉरर मूवीज। सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस का जब पैसिव बनाना हो तो किस प्रकार से बनाते हैं, चलो देखते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके पैसिव भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट सजीव तथा दूसरा ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोनों में से किसी को भी लेकर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव बना सकते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं और उसका पैसिव बना सकते हैं, तथा दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ होगा जो हमने छोड़ दिया है उसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में रखेंगे। तो अब देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं कौन से, मतलब
कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पेन, बुक, मनी, डोर, रूम, नोटबुक, टी, मिल्क और भी बहुत सारे आप जानते हैं। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे मैन, गर्ल, बॉय, सी, ही, यू, वी, आई, फादर, मदर, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर और भी बहुत सारे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखेंगे और पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखनी है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। उसके बाद में हमें जो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया था पीछे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ा, उसको रख देना है। ये था पहला तरीका। दूसरे तरीके में हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद में टू लगाना है, टू, और उसके बाद में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाना है। बस यही बदलाव है, इसे ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। टीचर टीच अस इंग्लिश। देखो टीचर सब्जेक्ट हो गया, टीच हो गया वर्ब और अस एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश कोई जीवित चीज तो है नहीं, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हम जो सजीव ऑब्जेक्ट है, मतलब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के शुरू में रखें और पैसिव बनाएंगे। तो अस को हमने इसके सब्जेक्टिव केस में रखा, तो वो हो गया वी। वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर और टीच की थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम टॉट। उसके बाद में हमने लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमने क्या लिखना था, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट था उसे रखना है, तो वो है इंग्लिश और फिर बाई लगा के टीचर लगा दो। तो सेंटेंस क्या बना अपना, वी आर टॉट इंग्लिश बाई टीचर। ये पहले तरीके से हमने बना दिया। अब दूसरा तरीका, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, जो निर्जीव था वही डायरेक्ट था, तो वो था इंग्लिश। हमने लिखा इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। टॉट के बाद में हमने टू लगाया, टू लगा के और फिर हमने अस को अस ही रहने दिया, वी में चेंज नहीं किया, क्योंकि अस जो है वो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। तो अस लगाया, उसके बाद में बाई लगा के टीचर लगा दिया। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बना, हमारा सेंटेंस बना इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय टीचर। एक्टिव वॉइस के कुछ सब्जेक्ट्स को पैसिव बनाते समय छोड़ दिया जाता है, उनको कोई भी प्रोपोजिशन लगा के पीछे की तरफ जो हम लिखते हैं ना, वहां नहीं लिखते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं या तो अनजान होते हैं या फिर सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं, जिसको हम बात कह रहे होते हैं ना, वो हमारी बात से समझ रहा होता है कि यह सब्जेक्ट कौन था, तो उसके लिए हम उनका यूज नहीं करते और सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे ही सिमट जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनको जनरली छोड़ देते हैं, जैसे समवन, समबडी, ए बॉय, ए मैन, पीपल, पुलिस, नोबडी आदि। अब हम इसका एक देखते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव में एक सेंटेंस है, समवन हैज ब्रोकन टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, हैव बीन ब्रोकन। अब यहाँ बाई लगा के और समवन नहीं लगाना है। मेन काम यह है कि दो प्लेटें तोड़ दी गई हैं, यही बताना है हमें। समवन कोई सब्जेक्ट है जो स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो है इंग्लिश, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लगा दिया। उसके बाद में हमने पीपल को बाई लगा के नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लोग ही बोलेंगे, जानवर तो बोलने वाले हैं नहीं, इसलिए से ये अंडरस्टूड है। कई बार आई, वी, यू और दे आदि एक्टिव के सब्जेक्ट को भी पैसिव में
नहीं लिखा जाता, क्योंकि कहने वाला और सुनने वाला सब आमने सामने होते हैं, इसलिए इनको नहीं लिखा जाता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई सोल्ड माई कार फॉर 50,000 रुपीज। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वो बनेगा माई कार वॉज सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे बाई मी नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी कार बेची गई है तो आपने ही बेची होगी ना, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। और सुनने वाला और कहने वाला दोनों आमने सामने है, इसलिए बाई लगा के मी नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव पे फुल वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। अगर इस चैनल की वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।